वही जर्नलिस्ट का एक बहुत अहम किरदार होता है माशरे में। और जिन लोगों ने जर्नलिस्ट और जो आपका पेशा है माशाल्लाह वकालत का, जिन्होंने बहुत डीपली इन चीजों को स्टडी किया हो, तो सर वो इस चीज की बड़ी एहतियात करते हैं कि हमारे किसी भी जुमले से या हमारी किसी भी ऐसी चीज से माशरे के ऊपर जो है वो नेगेटिव असरात ना पड़े। अच्छा मोमिन सर, हमें सबसे पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ और अल्लाह टीवी की बात करता हूँ और सरिता दीदी की बात करता हूँ। हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, हमें पता है और हम बिल्कुल मुतमईन हैं, क्योंकि हम इन तमाम मामलात को समझते भी हैं और जानते भी हैं। आपके साथ आज लाइव करने का मकसद ये था कि सवालात कुछ ऐसे होते हैं, असल में हम आपके थ्रू उन लोगों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल भी भेज दी थी। देखें, कोई भी बेस है ना, हम सबसे पहले बात करेंगे, सीमा को हम बाद में लेकर आएंगे, सबसे पहले हम नित्तरपाल और उसकी फैमिली और सचिन की बात करेंगे, क्योंकि वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो आप नहीं समझते कि जो इंडियन एक्ट है आपका सेक्शन 124A जो है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, इसमें ये मुलविस नहीं है। इन्होंने एक इनलीगल औरत को आए हुए इन्होंने पनाह दी है, अपने पास रखा है, ठीक है, और इन्होंने गद्दारी की है अपने मुल्क भारत के साथ। आप समझते हैं कि क्या इनके ऊपर ये सेक्शन पढ़नी चाहिए कि नहीं? और आपने डाली भी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, इसमें असल में क्या है कि सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि जिस वक्त ये बॉर्डर क्रॉस करके सचिन ने बॉर्डर क्रॉस कराया और ये बच्चे को ट्रैफिकिंग करके लेके आए, तो वहां आकर के फिर ये छुप के रहे, बाद में आइडेंटिफाई हुए तो अरेस्ट हुए। कोई भी ऐसा काम, कोई अगर ये कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई क्राइम, इसके अलग एंट्री, इलीगल एंट्री के अलग कोई ऐसा क्राइम अगर ये करती जिससे हमारे भारत के लोगों को नुकसान होता है या भारत की सरकार को नुकसान होता, वहां पर ये सेक्शन इम्पोज होती 124A, तो ये वहां पर इम्पोज होती। लेकिन वो कोई ऐसी एलिगेशन इसमें नहीं है। हाँ, अगर ये इस बात का इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस बात का पता लग जाता है कि ये कोई जासूस है, तो फिर जो 173 सीआरपीसी की जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की सेक्शन लगेगी और उसके साथ 120A भी फिर इम्पोज होगी। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का होता है कि किसी भी मुल्क में जाकर के उस देश के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति जासूसी करना, उस देश को नुकसान पहुंचाना और उस देश के प्रति वार को छेड़ना। तो वहां पर ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में कम से कम 10 साल की सजा है और 120A में भी आगे मेजर सेंटेंसेस हैं, लेकिन 120A वहां इम्पोज होगी जहां पर इस पे अगर ये बात लागू हो जाएगी कि भाई ये इसने कोई जासूसी की है, भारत की सरकार के प्रति कोई ऐसा कार्य किया है, कोई ऐसा एक्ट ऑफ कंडक्ट इसका ऐसा रहा है जिससे भारत की एकता, अखंडता और सिक्योरिटी को जो है नुकसान पहुंचा है। अभी हम इसी बात को के लिए कह रहे हैं कि भाई इसकी फाइनल चार्जशीट रिपोर्ट सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत वो जल्दी से जल्दी पेश की जाए। अगर उसके अंदर कोई ऐसा एलिगेशन जो चार्जशीट में मेजर एलिगेशन नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 173(2) की सबसेक्शन 2 के सीआरपीसी के तहत जब रिपोर्ट आ जाएगी तो मेरी अगली जो प्रोसीडिंग होगी वो ये होगी कि मैं फर्दर इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन कराऊं और इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लाऊं। वहां पर जो है 173 की सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत सप्लीमेंट चालान जो है, अगर कोई चार्जशीट में कोई कमी रह जाएगी तो वो हम सप्लीमेंट चालान के लिए सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को लिखेंगे। तो जो कमी रह जाएगी वो हम सप्लीमेंट चालान 173 की सबसेक्शन 8 सीआरपीसी के तहत जो है वो दोबारा से चालान इसका कोर्ट में कमिट किया जाएगा। बट अभी तो प्रामा फेसाई जो 173 सीआरपीसी की सबसेक्शन 2 के तहत जो चालान आता है वो ही नहीं आया, चार्जशीट ही नहीं आई अभी।
तो अभी मैं कुछ टाइम और देख रहा हूँ कि अगर चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे तो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं अप्रोच करूंगा कि इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके और हरियाणा में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर इसकी अरेस्ट हुई थी, और इसका सही मायने में वहीं पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये 3 तारीख 4था महीना 2023 में ये अरेस्ट हुई थी। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 4 तारीख को दर्ज की गई है, अगले दिन दर्ज की गई है। तो ऐसा होता है, कानून ये कहता है कि फॉरेन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 14 है इंडियन फॉरेन एक्ट 1946, उसके वो ये कहता है भारत का नागरिक नहीं है, जो इंडिया का नागरिक नहीं है, वो भारत की टेरिटरी के अंदर जितनी भी टेरिटरी का एरिया है वहां पर पहली बार कोई बंदा आइडेंटिफाई होगा सिविल द्वारा, सिविल यानी कि सिविल पीपल द्वारा, जो आम जनता है उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए, या किसी गवर्नमेंट मुलाजिम द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए, या किसी पुलिस अथॉरिटी द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए। भारत की किसी भी संस्था द्वारा, पुलिस अथॉरिटी द्वारा, एजेंसीज द्वारा या आम नागरिक द्वारा अगर ये आइडेंटिफाई पहली बार होगा कि ही और सी इज नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड सी और ही इज बिलोंग टू द पाकिस्तान स्टेट और द श्रीलंका और द अदर कंट्री, तो वहां पर 1946 इंडियन फॉरेन एक्ट जो है इम्पोज होगा, लागू होगा। तो जिस जगह पर पहली बार बंदा आइडेंटिफाई होगा कि ये भारत का नागरिक नहीं है, ये पाकिस्तान का नागरिक है, इसी जगह पर जो वहां का इलाका पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर उसके खिलाफ जो है वो सेक्शन 14 का पर्चा दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगी। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट एक्ट की सेक्शन भी दर्ज होगी। फॉरेन एक्ट की किसी दूसरे स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में जाके कोई अरेस्ट करती है किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का या किसी ऐसे फॉरेनर्स का जो भारत का नहीं है और इलीगल तरीके से भारत में पाया गया, कोई वीजा पासपोर्ट नहीं पाया गया, तो उन हालात में वो पुलिस दूसरे स्टेट में अगर अरेस्ट करके लेके जाएगी तो पहले उसकी एफआईआर दर्ज होगी। अगर कोई पुलिस दूसरे स्टेट में जाके अरेस्ट करती है और अगले दिन एफआईआर दर्ज करती है तो वो एफआईआर जो दर्ज हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि जो टेरिटोरियल जुडिक्शन, लीगल जुडिक्शन बनती है वहां की बनेगी जहां उसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया। तो सीमा हैदर के मामले में रघुपुरा के अंदर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यूपी से पुलिस आती है हरियाणा के अंदर और हरियाणा में रेड मारती है तो उनको अरेस्ट दिखाती है और उनको पकड़ के यूपी में लेके जाती है और अगले दिन एफआईआर दर्ज होती है। तो ये एक तरह से जो है बहुत बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट का, खासकर रघुपुरा पुलिस का बहुत बड़ा लैप्स है, जिसको मैं माननीय हाईकोर्ट में रखूंगा और माननीय हाईकोर्ट में ये बात बताऊंगा कि अगर पहले से एफआईआर दर्ज होती है तो किसी भी स्टेट की पुलिस पूरे भारत में कहीं भी जाके रेड डाल करके उसको अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट कहीं से भी हो सकता है, बट पहले से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और पहले से अगर एफआईआर दर्ज है तो अरेस्ट पूरे भारत में से कहीं से भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से अरेस्ट होगी वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर दूसरे स्टेट की पुलिस जाएगी, वहां पर अपनी आमद लिखेगी कि हम फला स्टेट की पुलिस आपके स्टेट में इस थाने के अंडर आए हैं और ये हमने एफआईआर हमारे यहाँ दर्ज है और इस एफआईआर के मुताबिक हमने फला फला बंदा मुलजिम है जिसको आपके एरिया से हमें अरेस्ट करना है, हम यहाँ आए हैं, लिहाजा हमें इमदाद दी जाए लोकल पुलिस की। तो जो लोकल पुलिस है वहां पर दूसरी स्टेट की पुलिस के साथ और लोकल पुलिस उसके साथ जाएगी और उस बंदे को अरेस्ट कराएगी। अरेस्ट करने के बाद दोबारा वो पुलिस स्टेशन में आएंगे और दोबारा उसके अंदर जो है अपनी आमद करेंगे और लिखेंगे कि हम इस आमद से फला स्टेट की पुलिस आए थे और ये रपट नंबर है, इस रपट नंबर से हम उसको अरेस्ट करने के लिए गए थे,
जो कि उसका रवानगी नंबर ये था, इसमें लोकल पुलिस हमारे साथ गई थी, उनके ये नंबर हैं। अब हमारी रेड कामयाब हो गई है, हम उस मुलजिम को अरेस्ट करके लेके आए हैं और थाने में उसको ला करके हमने जो है वो आमद डाल दी है, इसको हम अरेस्ट कर लिया है। अब उसकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन रोजनामचे के अंदर जो 24 घंटे चलता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वहां पर वो दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उसको जो उस इलाके का सरकारी अस्पताल होता है, वहां पर अरेस्ट किए गए इंसान को वहां पर सरकारी अस्पताल में ले जाया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर, जो ड्यूटी का मेडिकल ऑफिसर होता है, उस मेडिकल ऑफिसर को एक एप्लीकेशन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि हमने फला फला व्यक्ति को फला फला एफआईआर में फला फला थाने के सहयोग से फला आपके ज्यूरिडिक्शन से अरेस्ट किया है, जिसकी हमने ये रोजनामचे में रपट लिखी है। लिहाजा किन हालात में हमने इसको अरेस्ट किया है, उसी हालात का इसकी फिजिकल पोजीशन क्या है, जिस वक्त हमने इसको अरेस्ट किया उस वक्त इसकी फिजिकल पोजीशन क्या है, इसकी मेंटली पोजीशन क्या है, कहीं इसको कोई चोट तो नहीं लगी हुई, कहीं इसको कोई गोली तो नहीं लगी हुई, कहीं ये घायल तो नहीं है, कहीं ये इसका कोई पार्ट खराब तो नहीं है, ताकि अगर हम इसको यहाँ से लेके जाएं और अपने स्टेट में पेश करें, अपने मजिस्ट्रेट के यहाँ, तो कल को ये एलिगेशन ना लगा दे कि ये दूसरे स्टेट से मुझे पुलिस ये अरेस्ट करके ले आई